दोस्तों नमस्कार। जनचौक में आपका स्वागत है। पेश है कल के एपिसोड का दूसरा हिस्सा। मैं हूं महेंद्र मिश्र। अब अगर हम युद्ध के दौरान ईरान के ताकत की बात करें तो युद्ध के आगे बढ़ने के साथ ही वह बढ़ती गई। युद्ध में अमेरिका और इजरायल का मुकाबला उसने अकेले शुरू किया था, लेकिन समय बढ़ने के साथ दूसरे लोग भी उससे जुड़ते गए। पहले लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाके जुड़े, फिर इराक के शासक और उसकी मिलिशिया जुड़ी, और फिर यमन के हुतियों ने ईरान का साथ देने का ऐलान कर पूरा खेल ही बदल दिया। इन सबको मिलाकर तैयार हुआ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध की ताकत। चारों तरफ दुश्मन के ठिकानों पर हजारों हजार मिसाइलें दागकर ईरान ने अपनी ताकत का जो प्रदर्शन किया, उससे अमेरिका और इजरायल कांप गए, जिसका नतीजा ये रहा कि इजरायलियों को वो दिन देखने पड़े जो उन लोगों ने अपने सपनों में भी कभी नहीं सोचा रहा होगा। अभी 6 महीने पर जिस गाजा को इजरायल ने समतल किया था, खुद भी उसी हश्र को प्राप्त होंगे, इसका तो उन्हें कभी ख्याल ही नहीं रहा होगा। लेकिन आग की लपटें और जगह जगह उठता धुआं इजरायल की हकीकत बयान कर रही थी। आयरन डोम का न केवल मिथक टूटा, बल्कि वह एक ऐसा देश बन गया जिसे कोई अदना देश भी पीट कर जा सकता है। इस पूरे प्रकरण में ईरान के बाद जिस दूसरे देश को सबसे बड़ा लाभ हुआ है वो पाकिस्तान है। जिस पाकिस्तान को भारत सरकार आतंकवादी देश घोषित करना चाहती थी और उसको अलग थलग करने के लिए पूरी दुनिया में मुहिम चला रही थी, वह इस पूरे युद्ध का केंद्र बन गया। उसने न केवल सफल मध्यस्थता की पहल की, बल्कि दुनिया को बता दिया कि डिप्लोमेसी के मामले में भी वह बेहद कारगर है। उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल नई पहचान मिली है, बल्कि एक गंभीर और सक्षम देश के तौर पर उसका उदय हुआ है। जबकि दूसरी तरफ भारत है, जिसका इस युद्ध में जो नुकसान हुआ उसका अभी मूल्यांकन कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन वह बहुत बड़ा है। यह बात पूरे दावे के साथ कही जा सकती है। ऐसे दौर में जबकि हमारा देश सुपर पावर देशों की कतार में है, फिर भी हम किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सके। यही सच्चाई है। हम न केवल अप्रासंगिक बने रहे, बल्कि इन पक्षों से जुड़े देशों में से किसी ने हमें याद करना भी जरूरी नहीं समझा। ये हमारी हैसियत हो गई है। और इससे भी ज्यादा दुखद बात यह है कि ये पूरी घटना पश्चिम एशिया में घट रही थी, जिसके हम न केवल अभिन्न हिस्से हैं, बल्कि इसके बड़े इलाके को हर तरीके से प्रभावित करते हैं। इसी नाते हम यह जायज चाहत रखते हैं कि यहां घटने वाली किसी भी घटना में हमारी भूमिका हो। शर्मिंदगी की इस कालिक के साथ ही अब मौजूदा निजाम को रहना होगा, जबकि हमारा छोटा सा पड़ोसी देश 10 अप्रैल से समझौता होने तक दुनिया की निगाहों के केंद्र में होगा। और पाकिस्तान अकॉर्ड या फिर इस्लामाबाद समझौता जैसा कोई नतीजा अगर निकलकर सामने आता है तो इतिहास के सुनहरे पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए खुद का नाम दर्ज करवा लेगा। जबकि सच्चाई यह है कि पाकिस्तान से ज्यादा यह अवसर हमारे सामने था, क्योंकि हमारे न केवल ईरान से बेहतर रिश्ते थे, बल्कि इस दौर में अमेरिका और इजरायल भी मौजूदा निजाम के भरोसे में थे। लेकिन शायद मोदी जी के अमेरिका इजरायल के साथ भारत की धुरी खड़ी करने के सपने ने सारी संभावनाओं पर पानी फेर दिया। दरअसल भारतीय इस्टेब्लिशमेंट को शायद लग रहा था कि इस युद्ध में ईरान की हार होगी, लिहाजा उन्होंने अमेरिका और इजरायल के पक्ष को मजबूती से पकड़े रखा। लेकिन इस हार के बाद भी वह ये सबक नहीं सीखेंगे कि अमेरिका एक डिक्लाइनिंग पावर है और उसके साथ जाने का मतलब होगा खुद को भी डुबो लेना। इस युद्ध के बाद कुछ ऐसे नतीजे निकाले जा सकते हैं जिनका होना बिल्कुल तय है। मसलन एक बात पक्की है कि इस युद्ध के बाद अब दुनिया पुरानी जैसी नहीं रहेगी। न केवल दुनिया की भू राजनीति बदल जाएगी, बल्कि पुराने वर्ल्ड ऑर्डर के लिए अब कोई स्थान नहीं बचा है। अमेरिका जिस पराभव के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, उसकी गति और
तेज हो जाएगी। खाड़ी से अमेरिकी सैन्य अड्डे हटेंगे और अगर अमेरिका नहीं हटाया तो मेजबान देश उन्हें जबरन हटा देंगे, क्योंकि फायदे की जगह वो उनके लिए नुकसानदायक साबित होंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए डॉलर की जगह युआन मुद्रा के संचालन की ईरान ने जो प्रक्रिया शुरू की है, उससे एक बात तय हो गई है कि अब डॉलर के दिन लद गए हैं। पेट्रो डॉलर के राज के अब खात्मे का समय आ गया है। लिहाजा मुद्रा के रूप में डॉलर को एक बड़ी चोट लगने जा रही है। इसके साथ ही पश्चिम की पूरी राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में भी बदलाव होगा। अमेरिका और यूरोप अब उस तरह से साथ नहीं होंगे। ग्लोबल साउथ वैश्विक राजनीति का केंद्र बनेगा और उसमें चीन और रूस की भूमिका बेहद अहम होगी। कहा जा सकता है कि दोनों देश ग्लोबल साउथ की धुरी का काम करेंगे। जिस साहस और धैर्य के साथ वो ईरान के साथ खड़े रहे, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इन सब चीजों से आगे बढ़कर पूरी दुनिया को ईरान का शुक्रगुजार होना चाहिए। जिस काम को सारी दुनिया को मिलकर करना चाहिए था, उसे ईरान ने अकेले कर दिखाया है, और वह है अमेरिकी साम्राज्यवाद के फन को कुचलने का काम। यह न केवल पिछले 75 सालों से पूरी दुनिया को डस रहा था, बल्कि आलम यह था कि उसकी मर्जी के बगैर कोई देश अपने फैसले तक नहीं ले सकता था। यह आलम था अमेरिकी साम्राज्यवाद का और उसके खूंखारपन का। दुनिया में नफरत और घृणा फैलाना तथा लूट के अपने साम्राज्य को विस्तारित करना केवल यही अमेरिका का काम था, और उसका कोई देश कभी विरोध नहीं कर पाता था। अगर किसी देश ने कोई कोशिश की भी तो उसका बड़ा खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। ईरान उसी का शिकार था। सीरिया के शासक को भागना पड़ा। सद्दाम और गद्दाफी के साथ इसने क्या किया उसको पूरी दुनिया ने देखा और जानती है। हाल में वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण कर इसने उस देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता का तो उल्लंघन किया ही, तमाम दूसरे देशों के भी स्वाभिमान और सम्मान को चुनौती दे डाली है। ईरान के बाद तो वह क्यूबा और ग्रीनलैंड पर भी हमले की योजना बना रहा था। साम्राज्यवाद के इस सांड को ईरान ने सींग से पकड़कर न केवल दुनिया के चौराहे पर परास्त किया, बल्कि उसे इस तरह से रौंदा कि उसके मुंह से झाग निकलने लगी। अनायास ट्रंप को नहीं कहना पड़ा, ईरान के लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास लड़ने की रणनीति है। जो काम अमेरिकी साम्राज्यवाद से पीड़ित पूरी दुनिया को मिलकर करना चाहिए था, उसको अकेले ईरान ने कर दिखाया और सबके हिस्से की शहादत अकेले दी और हर तरह की हानि को सहा। यह ईरान का दुनिया को दिया गया एक ऐसा उपहार है जिसकी पूरी दुनिया मिलकर भी भरपाई नहीं कर सकती है। सलाम ईरान, सलाम ईरान की जनता। तो दोस्तों, ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है और आप पूरा सुने, हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सिलसिला चलता रहे और आगे भी आप हमारे साथ बने रहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है जनचौक चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी कोई टिप्पणी है, कोई प्रतिक्रिया है या कोई सुझाव है तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, वो हम तक पहुंच जाएगी। और आगे फिर हम किसी और कार्यक्रम के साथ आपके सामने आएंगे। अभी हमको इजाज़त दीजिए। एक बार फिर आपका शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।